one has to identify his unique ability to surround myself with great people. So most powerful चीज है मतलब यदि you are an average of 5 people you are surrounded, I will not leave any opportunity of learning new skills. Community creation की बहुत बड़ा gap. I will read great biopics. First thing first, giving and in the mind. Don't be in rush of building network. Rather be in rush to build the right set of network. Gaurav B.K. Singhvi, a distinguished super angel and a business strategist. He has made significant contributions in the entrepreneurial landscape of India with Gaurav Singhvi Ventures and Avinya Ventures. With investments in over 122 startups and a commitment towards fostering innovation, Gaurav's leadership extends to global platforms such as V-Founder Circle and Corporate Connections India. His dedication to personal growth and continuous learning further enhances his visionary approach towards positive impact in the realms of business. The man himself, we have Gaurav Singhvi sir. Welcome to my first podcast as well. Hi. Hi to everyone who's going to be watching this and really great effort by you. You have so many different ventures, so many different business verticals. How do you manage business and how do you get in growth in every single one of them? How do you manage that focus? So the most important thing is that one has to identify his unique ability or unique core ability what he can do. Because हर आदमी हर चीज में मास्टर नहीं होता है. कोई सेल्स में मास्टर होता है, कोई जॉइंट वेंचर्स में मास्टर होता है, कोई किसी और चीज में मास्टर होता है. तो सबसे पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपकी पावरफुल क्या, आपकी क्या स्किल है जो पावरफुल है या कौन सी ऐसी चीज है जो आपके अंदर दूसरे से अलग है, ज्यादा बेटर है. तो यदि मैं मेरी बात करूँ तो मैं एक स्ट्रेटेजाइजर हूँ. मैं नंबर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ. तो मैं एक स्ट्रेटेजाइजर हूँ, मैं नंबर्स को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ. तो कोई भी बिजनेस स्ट्रेटेजी मैं बहुत अच्छी तरह से बना पाता हूँ और मैं उसको देख पाता हूँ. नंबर 2, आई एम ए ग्रेट पीपल्स पर्सन. I'm part of multiple networking organization and apart from that I've built lot of communities. So ये दोनों जो चीजें हैं इन्हीं के ऊपर मैं सारे बिजनेसेस को बिल्ड किया है. मैंने मेरे सारे बिजनेसेस इन्हीं के अराउंड में मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी बिजनेस करूँ उसके अंदर एक कम्युनिटी को बिल्ड कर दूँ. मतलब फॉर्चुनेटली आई हैव बीन एबल टू बिल्ड 14 कम्युनिटीज सिंस चाइल्ड. बचपन से लेके आज तक जब मैं स्कूल में था तब मैंने एक चाइल्डहुड कम्युनिटी क्रिएट की थी. मेरी कॉलोनी के अंदर जहां मैं अजमेर में रहता था वहां मैंने एक कम्युनिटी क्रिएट की थी. वहां से लेके अभी तक बिजनेस कम्युनिटी. We were having a community called Manthan, which was for the thought-provoking ideas. कि आप कोई भी ऐसी चीज के बारे में डिस्कस करते हो, उनके बारे में मंथन करते हो, चेक करते हो और वैलिडेट करते हो कि वो कैसे सोचते हैं, दूसरे लोग कैसे उसके बारे में सोचते हैं. तो ये मेरा अपना एक तरीका रहा है. तो मैंने कोशिश की है कि इन दो ही स्किल्स को लेके मेरी पीपल स्किल्स एंड मेरी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डिकोड बिजनेसेस के ऊपर मैंने अपने बिजनेसेस को बिल्ड किया. So, अगर आप पीपल स्किल्स की बात करते हैं, ट्रेडिंग नेटवर्किंग ग्रुप्स की बात करते हैं, तो ये तो बहुत वास्ट स्किल है. आपको ये कब रियलाइज हो गया कि हाँ इसको मैं मोनेटाइज कर सकता हूँ और इससे भी मैं अपना बिजनेस कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो कभी ऐसा लगा नहीं. हाँ, मैं बहुत बताऊंगी. कभी ऐसा लगा नहीं कि इसको अपन मोनेटाइज करेंगे या करना चाहिए क्या, कि क्योंकि कई चीजें तो आपको नेचुरली मिलती हैं. मैं यदि इस बात को कहूँ तो माय फादर वाज अ वेरी वेरी गुड PR person. He was somebody who has a great relationship. As on today also, he's somebody who's a great networker. काफी बड़ी जबरदस्त उनके रिलेशनशिप रहता है. He's somebody who's completely a selfless giver. मतलब उन्होंने अपने जीवन के अंदर वो तो खुद एक एक बैंक में एम्प्लॉय थे, सीनियर एम्प्लॉय थे. तो उनको कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं थी कोई बिजनेस में हो कि किसी चीज को बेचने की या कोई भी नेटवर्क इससे बिल्ड करने की कि वो कुछ परचेज कर सके, सेल कर सके. तो वो नेचुरली एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनल रिलेशनशिप या पब्लिक रिलेशनशिप के पर्सन थे. तो बचपन से मैंने उस चीज को सीखा और उस चीज को जाना. इवेंचुअली ये रियलाइज हुआ कि कम्युनिटी क्रिएशन की बहुत बड़ा गैप. यदि मैं सूरत की बात करूं तो आज के 8-10 साल पहले जब हम BNI लेके आए, 8 साल पहले जब BNI लेके आए तो सूरत में बिजनेसमैन तो सभी थे लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट नहीं था जहां से कि प्रोफेशनली लोगों को एक साथ लेके आया जा सके. फिर जब हम कॉर्पोरेट कनेक्शन इंडिया में लेके आए तो क्या था, अब जितना ऊपर का लेवल का आदमी होता है वहां पे वो लोनली एट द टॉप है. मतलब जो 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेसमैन है वो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इवनिंग के लिए, पार्टी करने के लिए. बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनके साथ आप इंट्रीग डिस्कशन कर सकते हो, डिटेल लेवल का डिस्कशन कर सकते हो, अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को शेयर कर सकते हो. तो जब हम कॉर्पोरेट कनेक्शन लेके आए तो कम्युनिटी हमने क्रिएट किया. इस तरह के लोग, लाइक माइंडेड लोगों की जो कि 100 करोड़ एंड अबव के टर्नओवर के लोग हैं और उनकी वो जो आस थी उसको पूरा किया. जब हमने वी फाउंडर सर्कल की कम्युनिटी क्रिएट की तो अक्रॉस इंडिया मैंने एक
चीज रियलाइज करी कि 2015-16 तक हिंदुस्तान में केवल 200 लोग केवल एंजल इन्वेस्टिंग कर रहे थे। 50 लोग नॉर्थ साउथ बॉम्बे से, 50 लोग जो है वो गुड़गांव से, और 50 लोग बैंगलोर, और रेस्ट ऑफ इंडिया 50 पीपल। दैट वाज द ओनली कम्युनिटी व्हिच वाज अवेलेबल। हमने उस पूरी चीज को डेमोक्राइज कर दिया। आज 14,500 इन्वेस्टर्स फ्रॉम अक्रॉस वर्ल्ड हमारे साथ में भी फाउंडर सर्कल में जुड़े हुए हैं, और एक एक शहर में जाके हमने कोशिश किया कि इस एंजल इन्वेस्टिंग की एसेट क्लास के बारे में बताया जाए। तो वही कम्युनिटी अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ, कम्युनिटी क्रिएशन की अप्रोच है। अभी हम लोग रिसेंटली 15 दिन पहले 7 सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश करके आए। हमने लखनऊ से अपना टूर किया, लखनऊ गए, कानपुर गए, आगरा गए, गाजियाबाद गए, मेरठ गए, गोरखपुर गए, एंड नोएडा करके कंप्लीट करके हमने पूरा का पूरा 7 सिटीज में हम जाके आए। तो वो लेवल पर एफर्ट डाला है कम्युनिटी क्रिएशन। हाँ ठीक है, बाद में वो मोनेटाइज हो पा रहे सर्टेनली, लेकिन आई नेवर थॉट दैट आई विल बी मोनेटाइज। Wow. So you are known as a pioneer of networking, especially in Surat जैसी city में. So how challenging was it to convert Surat into a professional city from a very traditional Sufi business? तो यदि आप पूछोगे कि एफर्ट डालना पड़ा क्या, सर्टेनली बहुत एफर्ट डालना पड़ा, लेकिन इसको मैं डिफिकल्ट की कैटेगरी में नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि नीड गैप था, गैप वाज वेरी मच देयर कि बिजनेस आप कर रहे हो लेकिन आप प्रोफेशनल वे में नहीं कर रहे हो, आप एक स्ट्रक्चर में नहीं कर रहे हो। तो फायदा ये हुआ कि क्योंकि बिजनेस सिटी होने के कारण लोगों में इस बात की नीड थी कि ऐसा कोई प्रोग्राम, ऐसी कोई ऑफरिंग, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई नेटवर्क सिस्टम आए जिसके थ्रू वो एक साथ एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर सके। मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि सूरत अनबिलीवेबल बिजनेस सिटी है, उसको मैं बिजनेस करना नहीं सिखा सकता, लेकिन एज अ BNI हमने क्या किया, उनको एक प्रोफेशनलिज्म में लिखा कैसे आप सुबह 7:30 बजे मीटिंग करके एक पूरी तरह से वेल ड्रेस्ड अप्रोच में, कैसे स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में आप एक दूसरे के साथ में गिवर्स गेम की फिलॉसफी यूज करते हुए आप इस पूरी चीज को यूज करते हैं। तो वो हमने कोशिश की। तो सडनली एफर्ट बहुत लगा, लेकिन इसको डिफिकल्ट नहीं कहूंगा। इट वाज अ नीड ऑफ द सिटी, नीड ऑफ द आवर, सो प्रैक्टिकली भी। हाँ, तो बेसिकली वो मैं इसके लिए सिटी के लोगों को थैंक यू ज्यादा कहना चाहूंगा, बिकॉज दे वर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस ऑफरिंग एंड दे थॉट कि नहीं यार, आज हमारे 2200 मेंबर हो गए BNI सूरत के अंदर। तो सडनली ये कभी संभव है तब जबकि आपको कोई भी चीज, कोई प्लेटफॉर्म वैल्यू ऐड करना हो। यदि वैल्यू ऐड नहीं करेगा तो नोबडी कैन सस्टेन, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सस्टेन। There is a myth that 1 out of 1,000 startups succeed. Is that true? So, यदि आप यूनिवर्स की बात करोगे, बिल्कुल सही। इफ यू टॉक ऑफ द कंप्लीट यूनिवर्स की आज की तारीख में हिंदुस्तान में कितने 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर है, अब उनमें से क्या 1000 से ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो वो 1% का ही रेशो है, राइट? बट जब हम बात करते हैं क्यूरेटेड स्टार्टअप्स, तो उसमें सिलेक्शन रेशो बहुत हाई है। जैसे मैं फंड की बात करूँ, अभिनव वेंचर मेरा फंड है। आज की तारीख में यदि हमारे को 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है तो हम 10,000 कंपनियों को देखने के बाद में 100 कंपनियों में चेक। इसका ये मतलब हो गया कि मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फेलियर है उसको इतना कम कर दिया, मिल में स्टिक कर दिया। अब आप कहोगे कि 100 की 100 कंपनियां सक्सेसफुल होंगी क्या? नहीं, 100 में से फिर 40 कंपनियां, 50 कंपनियां सक्सेसफुल होंगी। तो प्रैक्टिकली रेशो विल बी जस्ट गोइंग एज क्लोज एज 0.5% ऑफ द टोटल स्टार्टअप्स। लेकिन हाँ, उनमें से कितनी ऐसी है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण भी परफॉर्म नहीं कर पाती, या कोई और गवर्नमेंट के चैलेंजेस के कारण परफॉर्म नहीं कर पाती, तो वो होता है। बट जस्ट टू से कि इंटायर यूनिवर्स में से क्या वो 1% होता है, मैं राइट हूँ। तो 1% में ऐसा क्या होता है जो बाकी 99 में नहीं होता है? बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। देखिए, स्टार्टअप का जो आइडिया होता है ना, वो एक 10 रुपए का आइडिया होता है। एग्जीक्यूशन, कई बार मेरे को कोई फाउंडर मिलते हैं और बोलते हैं कि सर मेरे पास जबरदस्त आइडिया है, आप NDA साइन करेंगे ना, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, तो ही मैं आपको ये आइडिया बताऊंगा। तो मैं उसको कहता हूँ यार तू एक काम, एक लॉकर करी, उस लॉकर में आइडिया को रखते और किसी को मत बताना, बिकॉज आइडिया की कोई कीमत नहीं होती, 0 कीमत का होता है, वो $10 का आइडिया होता है। आइडिया की एग्जीक्यूशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। एग्जीक्यूशन करोड़ों रुपए का होता है। तो यदि मेरे से पूछो कि क्या सबसे बड़ी चीज डिफरेंशिएटर होता है, एबिलिटी टू मेक अ लार्ज कंपनी, एबिलिटी टू एक्सक्यूट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो फाउंडर में 4 चीजों के बेसिस पे अपन एबिलिटी डिसाइड करते हैं। क्या चीजें होती है 4? पहला होता है एजुकेशन, क्या वो एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं। यदि आप मान लीजिए फिनटेक कंपनी कर रहे हो तो फाइनेंस के बैकग्राउंड से आए तो आपको एज मिलेगा। दूसरा होता है एक्सपीरियंस, एक्सपोजर आपका, कि आपने मान लीजिए किसी फिनटेक कंपनी में आपने काम किया है, या आपने किसी बैंक में काम किया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किया है, तो वो हो गया एक्सपीरियंस। थर्ड होता है पैशन, बिना पैशन के कुछ बिल्ड नहीं हो सकता। आप में इतनी बड़ी हंगर होनी चाहिए कि आप
कुछ बहुत लार्ज बिल्ड करना चाहते हो, एज एन एंटरप्रेन्योर आपके अंदर भूख होनी चाहिए, तो वो पैशन आपका होता है। और चौथी चीज होती है एटीट्यूड। केवल पैशन से कुछ नहीं होता है, लेकिन एटीट्यूड भी राइट होना चाहिए। लोग आपके साथ में काम करने चाहिए, आप टीम वर्कर होने चाहिए, आप लोगों को साथ में लेके चलने वाले होने चाहिए। तो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि ये चारों चीजों का इंटरजेक्शन जो होता है ना, नॉलेज, एक्सपीरियंस, पैशन और एटीट्यूड का इंटरजेक्शन एक फाउंडर होता है। लेकिन जो उससे भी ज्यादा बड़ी चीज है वो ये है कि पैशन जो है ना, वो आपको हेल्प करता है गुड टाइम्स में, और एटीट्यूड हेल्प करता है आपको बैड टाइम्स में। So let's take this situation. You have all your experience, knowledge, and memories intact, but you're 18. What is going to be your first 3 moves? I will surround myself with great people. Okay. Number one, I will read great biopics or books from the people. And third, I will not leave any opportunity of learning new skills. तो ये 3 ही चीजें मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। बढ़िया लोगों की संगत में रहिए, उनके साथ में रहिए, बढ़िया किताबें पढ़िए, या इस तरह के जो भी ऑटोबायोग्राफीज होती है वो पढ़िए। और तीसरा है कि कोई भी नई स्किल सीखने में घबराहट मत करिए, और नई स्किल सीखते जाइए। दैट विल मेक इट पॉसिबल। तो आप कोई बुक अगर अभी recommend बहुत बुक्स पढ़ता हूँ मैं तो, आपको कौन सी बुक द बॉक्स करके भी मैंने एक रिसेंट बुक पढ़ी, जिसको मैंने अभी प्रेजेंट भी किया। Okay. यदि लाइफ टाइम बुक की बात करें तो 4-5 ऐसी बुक्स हैं जो कि मेरी लाइफ टाइम बुक्स हैं, जिनको कि मैं रिकमेंड करता हूँ सभी लोगों को। और वो 70 साल से 60 साल से ऐसी बुक्स हैं जिनको कोई चैलेंज नहीं कर पाया। मतलब नो बेटर बुक देन दैट, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ स्टीवन कॉवी, वन ऑफ द मोस्ट 7 हैबिट्स ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पीपल। वो बुक लाइफ टाइम बुक है। उसके बाद में रिच डैड पुअर डैड, यदि आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को समझना चाहते हैं तो रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, एंथोनी रॉबिन्स की अनलिमिटेड पावर एक बुक, अनबिलीवेबल बुक है। उसके बाद में द मैजिक और द सीक्रेट, ये 2 बुक्स, ये लाइफ टाइम बुक्स है। कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, या फिर कैसे ग्रेटिट्यूड इज सो पावरफुल इन द लाइफ। तो ये कुछ बुक्स है, या फिर इकिगाई, ये जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई, वो मेरे को बुक, मतलब ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मेरे को लगता है कि ये यदि आपने बुक्स को पढ़ा है या इनको मोर लेस आपको बहुत कुछ मालूम पड़ जाता है। फिर दूसरा, यदि आप इन्वेस्टिंग में बात कर देंगे तो मैं कहूंगा कि सर्टेनली वॉरेन बफेट साहब की बहुत सारी बुकें हैं, या उनके बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है, वो भी बुक्स हैं जो लोग पढ़ सकते हैं। There is a saying जो आप काफी टाइम बोलते हैं, your network is your net worth. But I think मैंने जितनी मेरी जर्नी की है, कई शायद ये पार्ट लैक होता है पीपल ऑफ गुजरात, वो वैल्यू नहीं ढूंढ पाते इन नेटवर्किंग। एटीट्यूड आईसी कमेंगे चल रहा है तो चल रहा है। तो आप इस पे क्या लाइक शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क? नहीं, तो मोस्ट पावरफुल चीज है। मतलब यदि इसको कोई अंडर एस्टिमेट करता है तो वो अपने पूरे पोटेंशियल को ही यूज नहीं कर पाएगा। तो मतलब मेरे लिए तो सिंपल बात है कि जो मैंने बार बार भी कहा है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, तो वो बिल्कुल लागू होता है। आप देखिए, दुनिया के जितने भी पावरफुल लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने सिलेक्शन को, अपने राइट सर्कल को राइट करते हैं। You'll always find they will be roaming around with the right set of people. They will be always choosing right set of people. तो ये हो ही नहीं सकता कि बिजनेस में कोई भी आदमी पावरफुल बन जाए, सक्सेसफुल बन जाए बिना राइट नेटवर्क। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कई बार क्या होता है, लोग नेटवर्किंग को सोचते हैं कि केवल एक ग्रुप में मिलना, शाम की पार्टियां करना नेटवर्किंग है। ये नहीं होता है। लोगों को डीपर लेवल पे जाना। आप यदि मेरे मोबाइल को देखेंगे तो रियरली मतलब 24,000 कॉन्टैक्ट नंबर, यू मस्ट हैव नेवर सीन एनी मोबाइल नंबर इसके बाद 24,000 कॉन्टैक्ट नंबर हो। लेकिन क्या मैं उन सभी के साथ में दोस्त हूँ? क्या वो मेरे सब ऐसे 2 AM नाइट के फ्रेंड्स हैं? नहीं। सो वो डेनबर की थ्योरी है जिस आदमी 150 लोगों को ही अपने लाइफ में क्लोजली जानता है और सबके लिए लागू होता है, और 15 उनके क्लोज फ्रेंड, 5 एकदम अंगद हो जो कि एकदम क्लोज फ्रेंड होते हैं, जिनके बारे में आप, जिनके साथ आप कुछ भी शेयर कर पाते हो। तो ये डनबार की थ्योरी है, मेरे को लगता है वो सबके ऊपर लागू होता है। तो नेटवर्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एवरीबडी शुड बी केयरफुल अबाउट चूजिंग द राइट सर्कल। Don't be in rush of building network. Rather be in rush to build a right set of network, right set of friends, right set of people in your life, because you are an average of 5 people you are surrounded. I've always learned that जो 5 लोग आपके साथ में रहते हैं, जो आपके साथ में सराउंड करते हैं, उस जैसे ही आप हो। So true. Everyone in business talks कि exit strategy plan करके ही चलना, लेकिन entrance strategy, what do you think is very crucial while planning out a business on paper to start this? What is the entrance strategy? So अभी मैं वापस वहाँ पे 7 हैबिट्स पे जाता हूँ। Okay. 7 हैबिट्स के अंदर उनकी वन ऑफ द कीपिंग
end in the mind. Begin with the end in mind. Begin with the end in mind. One of the one of the habit. दूसरा first thing first. एक one of the habit. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज। यदि आप केवल ये सोचते हो कि मैं केवल एग्जिट के ऊपर फोकस करूंगा, एंट्री पे फोकस नहीं करूंगा, तो नहीं होगा। केवल आप एंट्री या फर्स्ट थिंग फर्स्ट पे फोकस करोगे, लेकिन आप एग्जिट पे फोकस नहीं करोगे कि लास्ट में क्या आना चाहिए, रिजल्ट क्या है मेरा, मैं आउटकम क्या चाहता हूँ, तो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में एक इंटरसेक्शन क्रिएट करना होगा। दोनों की समझ बराबर होनी पड़ती है यदि आप हाईली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी काम को, किसी भी बिजनेस को एक अच्छी तरह से करना। एक और ओपिनियन है, वेरी यूनिक ओपिनियन, बिजनेस में और लाइफ में ऑलवेज इज प्लान ए, डोंट हैव अ प्लान बी। अगर आपके पास बैकअप नहीं होगा तो आप आपके पोटेंशियल को रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे। विद बैकअप यू रिस्ट्रिक्ट योर पोटेंशियल। हाउ डू यू थिंक दैट इज टू रियल लाइफ? नो, मैं उसको पूरी तरह से बिलीव नहीं करता हूँ। यदि आप चेंजिंग गियर्स करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने नौकरी छोड़, मैंने रिलायंस की नौकरी छोड़ी और अपना काम चालू किया, बिल्कुल सही है। उस दिन उसके बाद में नौकरी का जीवन में सोचने का नहीं, वो रास्ता खत्म हो गया। अब मैं बिजनेस में ही 25 ऑप्शंस एक्सप्लोर करूंगा, ये नहीं चलेगा तो कुछ और करूंगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ये बोलना कि प्लान भी नहीं होना चाहिए, ये तो कभी चलेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कोई भी सक्सेसफुल आदमी लाइफ में तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब उसके पास में प्लान ए यदि वर्क नहीं करता। क्योंकि आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, कई सारी चीजें ऐसी होती है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट गवर्न करती है, कई सारी चीजें जैसी होती है वो इंटरनल एनवायरनमेंट गवर्न करता है, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो आपको यदि ऐसा लगता है कि यदि ये चीज नहीं होगी तो मेरे पास में प्लान भी ये है, और वही तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, वही तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है कि जिसके पास में प्लान ये वर्क नहीं करेगा तो प्लान बी से वहां पे रास्ते में पहुंच जाऊंगा। यदि इधर से नहीं जाऊंगा तो मैं एक दूसरा शॉर्टकट लूंगा जिससे वहां पे डेस्टिनेशन को चेंज नहीं करे, वो अपने डेस्टिनेशन को चेंज नहीं करे, लेकिन उससे वहां तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो नेविगेट करे और करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कंडीशन है या रोड ट्रैफिक है, तो क्या करोगे आप? दूसरे रास्ते से जाओ, तो प्लान बी तो आपके पास में होना ही चाहिए। और मैं मानता हूँ कि फॉर एवरीबडी प्लान बी, प्लान सी is very important for everyone in life. A different question, a unique question. Why do you think कि there is a saying कि सिर्फ गुजराती और मारवाड़ी धंधे में घुसते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको गलत मानता हूँ, ऐसा गलत है ये। क्योंकि I've seen so many Telugu people being successful, so many Punjabis being successful, so many Sindhis being highly successful, and I've seen lots and lots. Every community has successful people. मतलब इसको मैं stereotype नहीं करना चाहूंगा कि गुजराती है तो सक्सेसफुल होगा, मारवाड़ी है तो सक्सेसफुल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप कौन सी स्किल के ऊपर वर्क करते हो, आपने कौन सी स्किल के ऊपर वर्क करते हो, आपका बैकग्राउंड कैसा है। यदि आप बोलोगे कि क्यों मारवाड़ी और गुजराती लोग सक्सेसफुल होते हैं, उसका एक कारण है, फिर वापस वहीं पे चला जाऊंगा। यू आर सराउंडेड विद द राइट सेट ऑफ पीपल। आपने अपने बचपन से क्या देखा? धंधा देखा। आपने अपने डिनर टेबल के ऊपर 90% बच्चों को ज्ञान कहाँ पे आता है? डिनर टेबल। सो जो जितने भी बड़े बड़े दुनिया के एंटरप्रेन्योर हैं, अपनी सारी विजडम ट्रांसफर डिनर टेबल के ऊपर करते हैं। तो जब आप बचपन से अपने घर में धंधा ही सुन रहे हो तो वो आता है। लेकिन वही चीज है, यदि कोई अकेडमिशियन होगा तो अपने पूरे जीवन अपनी टेबल पे क्या सुन रहा होगा? अकेडमिक की बातें, आर्यु की पढ़ना क्या चाहिए, कौन सा नॉवल पढ़ना चाहिए, लिखना कैसे चाहिए, आदमी को अपनी लिटरेचर के ऊपर कितना वर्क करना चाहिए, वो सब चीजें होती है। तो डिपेंड इस बात पे करता है। तो हमारा, चाहे मैं मारवाड़ी हूँ या गुजराती जो होंगे उनके लिए, जो आपका एनवायरनमेंट होता है बचपन से हमारे को उस तरह की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, उस तरह से हमारे नंबर बहुत शार्प होते हैं, या हमारी सारी सराउंडिंग जो है वो बिजनेस के इर्द गिर्द होती है, तो सडनली उसका एक इम्पैक्ट आता है। तो ये कोई कम्युनिटी डिपेंडेंट नहीं है, एनवायरमेंट डिपेंडेंट। यदि कोई एक बच्चा है जो कि एक मारवाड़ी सर्कल में ही बड़ा हुआ है और वो किसी भी और कम्युनिटी का है, लेकिन उसमें भी वो स्किल्स आ जाएंगी। तो ये कम्युनिटी डिपेंडेंट नहीं है, मोर ऑफ एनवायरमेंटल डिपेंडेंट। So थैंक यू, वंडरफुल folks, I hope आज अब फिर से कुछ नया सीख के गए। आज हमारे साथ गौरव अंकल थे, a big time venture capitalist, founder of many verticals, and please do let us know if there are some suggestions or if you think I could have asked better questions down in the comments. Even if you guys have any questions which you would want me to cater on, definitely we'll connect with Gaurav uncle and reach back to you. And अगर इस पोस्ट को भी रीच मिलता है तो गौरव अंकल को हम एक बार फिर से लाएंगे। Till then, do subscribe, like, and share this with one friend which you think is gonna take some learning from this, जिसको ये हेल्प कर सकता है।